हेलो फ्रेंड्स, ये फोर्थ में की न्यूज़ है, करंट अफेयर्स हैं ऑल इन वन एंड विल बी डिस्कसिंग द एडिटोरियल्स इन दिस वीडियो। और इसके करंट अफेयर्स हम पहले वाले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, तो आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ वो देख लें। और यहाँ पे अब हम कुछ इन डेप्थ कन्वर्सेशन करेंगे, डिस्कशन करेंगे एडिटोरियल्स का। सो लेट्स स्टार्ट विथ इट। So like I said, this is in continuation with the first video. तो WHO has been cautious of using BCG vaccine for COVID-19। तो इन्होंने एम्फेसाइज किया है RCTs के इम्पोर्टेंस के ऊपर। RCTs क्या है? रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स। अभी देख लेते हैं। तो वही है कि वैक्सीन की सेफ्टी और एफिकेसी को समझने के लिए इससे पहले कि उसको हेल्थ केयर वर्कर्स पे यूज़ किया जाए, तो रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स क्या होते हैं? क्वांटिटेटिव, कंपैरेटिव और कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट होते हैं, जिसमें जो इन्वेस्टिगेटर होता है वो दो या दो से ज़्यादा इंटरवेंशंस को स्टडी करता है इन अ सीरीज ऑफ इंडिविजुअल्स, जिसको वो रैंडम ऑर्डर में रिसीव करता है। तो इसलिए रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल होते हैं। ओके। और BCG वैक्सीन क्या है? ये बैसिलस कैलमिट-ग्वेरिन इसका फुल फॉर्म है। इस वैक्सीन को TB, ट्यूबरक्लोसिस के अगेंस्ट यूज़ किया जाता है। तो जहाँ पे ट्यूबरक्लोसिस और लेप्रोसी काफ़ी कॉमन होती है, तो एक डोज रेकमेंड किया जाता है हेल्दी बेबीज़ के लिए एट द टाइम ऑफ बर्थ ओनली। और साइटोकाइन स्टॉर्म सिंड्रोम भी था, क्योंकि हमने पहले भी देखा है कि कोविड जो होता है उसमें अक्सर जो साइटोकाइन होता है वो एकदम से उसको ट्रिगर कर देता है। तो उसको देख लेते हैं। तो ये एक तरीके का सिस्टमिक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स सिंड्रोम है, SIRS, सर्स, जो कि ट्रिगर हो जाता है बाय अ वेराइटी ऑफ फैक्टर्स सच एज इन्फेक्शंस एंड सर्टेन ड्रग्स। तो इसमें क्या होता है? खूब सारे WBCs एक्टिवेट हो जाते हैं और वो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस रिलीज़ करते हैं। तो खूब सारे रिलीज़ करते हैं, इसलिए साइटोकाइन स्टॉर्म बोलते हैं। ठीक है, WBC एक्टिवेट होते हैं, ये चीज़ मेन याद रखना। और इन्फ्लेमेटरी सिस्टम रिस्पॉन्स सिंड्रोम है। ओके। और जैसे ही वो रिलीज़ करता है खूब सारे साइटोकाइन, तो उसकी वजह से फिर और ज़्यादा WBCs यानी वाइट ब्लड सेल्स रिलीज़ हो जाते हैं। ओके। नेक्स्ट इज इंडियाज डिजीज सर्वेलेंस सिस्टम नीड्स अ रीबूट। तो अभी कोविड-19 के कुछ ट्रेंड देखे गए हैं, जैसे कि जो 75.3% ऑफ डेथ्स थी वो ऐसे लोगों की थी जिनकी एज 60 ईयर्स से ज़्यादा थी। ठीक है। और इसमें भी 83% जो डेथ थी वो ऐसे लोग थे जिनकी कोई प्री एग्जिस्टिंग आइडेंटिफाइड हेल्थ कंडीशंस थी। तो इस चीज़ को जो है कोमॉर्बिडिटी कहते हैं, अभी देखेंगे। और तो इससे इन ट्रेंड से क्या समझ में आता है? इससे ये समझ में आता है कि इंडिया की कंपैरेटिवली जो पॉपुलेशन है, इंडिया को एडवांटेज है एक यंग पॉपुलेशन होने का एज़ कम्पेयर टू वेस्टर्न कंट्रीज़। और लेकिन हमारे पास में नेगेटिव चीज़ क्या है कि पुअर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है। ओके। और इसके अलावा हम ये भी देखने को मिलता है कि कोरोना डिजीज़ जो है वो ऐसे लोगों के लिए लीथल है जिनकी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज्ड है, वो एज की वजह से हो, एग्जिस्टिंग रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस की वजह से, या फिर मेल न्यूट्रिशन की वजह से। तो इसको मेडिकल टर्म्स में कोमॉर्बिडिटी कहते हैं। तो मतलब ये पता नहीं चल पाता है कि इंसान की जो डेथ है वो मतलब बिकॉज ऑफ करोना हुई है या विथ करोना हुई है। ओके। तो कोविड-19 जो है वो हेल्थ केयर को इम्पैक्ट कर रहा है ऑफ एग्जिस्टिंग इलनेस। ओके। क्योंकि जो गरीब लोग हैं उन लोग को पहली दिक्कत है, जो मतलब कई दूसरी डिजीज़ेस जैसे हमने कहा मेल न्यूट्रिशन वगैरह से लड़ रहे हैं, अब उनको और कम एक्सेस मिल रहा है पब्लिक हॉस्पिटल्स में। और हॉस्पिटल डिपार्टमेंट्स जो कि एल्डरली सिक पेशेंट्स को केटर करते थे वो कई लोगों को वापस भेज दे रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि जो हमारी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हेल्थ कंडीशंस थी वो और ज़्यादा एग्रेवेट हो रही हैं। ठीक है, पुअर हेल्थ कंडीशंस और ज़्यादा एग्रेवेट हो रही हैं। तो इसका क्रिटिकल एनालिसिस किया है इंडिया के डिजीज़ सर्वेलेंस सिस्टम का। तो पहली बात तो है एक्सेसिबिलिटी। तो कई सारे जो इन्फेक्टेड लोग हैं, पुअर और मार्जिनाइज लोग, उन लोगों को एक्सेस ही नहीं मिल रहा है, वो पहुंच ही नहीं पा रहे हैं हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ में। उसके बाद में इनएडिक्वेट टेस्टिंग, अगर पहुंच भी जाएं तो टेस्टिंग नहीं हो पाती है, कई बार इतनी फैसिलिटीज़ नहीं होती हैं। उसके बाद टेस्टिंग यदि हो भी जाए तो नेक्स्ट प्रॉब्लम इज़ परवेजिव नॉन आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ डेफिनेट कॉज। तो लैब्स क्या करती हैं कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो बीमारियां हैं तो उसी में क्लासीफाई कर देती हैं कि अच्छा आपको बुखार है, आपको सर्दी जुकाम है, ठीक है, आपको मतलब नॉर्मल फ्लू ही होगा, आपको वायरल, जो प्रचलित है चीज़ें उसी में आपको कैटेगराइज कर देते हैं। तो कोई डेफिनेट कॉज भी हो सकता है उस इंसान का, वो समझने की कोशिश भी नहीं करते हैं। अच्छा, अगर वो भी कर लिया तो अनडिफ्रेंशिएटेड इलनेस जो होती है इट लीड्स टू अनडिक्लेयर्ड साइलेंट एपिडेमिक्स। अब कई बार ये होता है कि आपने उसको कैटेगराइज नहीं किया,
तो क्या हो सकता है कि वो कोई एपिडेमिक हो जो कि और ज़्यादा फिर बढ़ जाए। तो एलिमेंट्स को ये लोग क्या करते हैं कि बस क्लब कर देते हैं और उसको जेनेरिक नाम दे देते हैं। तो जैसे कोई भी मतलब सांस की बीमारी है तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कह दिया, या फिर उसके अलावा जैसे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, या अक्यूट अनडिफरेंशिएटेड फीवर है, या फीवर ऑफ अननोन ओरिजिन। तो मतलब जिसका भी कॉज नहीं समझ में आ रहा है बुखार का, तो उसको कह दिया कि इसका ओरिजिन नहीं पता है, फीवर ऑफ अनडिफरेंशिएटेड ओरिजिन, इस तरीके से क्लासीफाई करके केस ख़त्म। ठीक है, और ये सब हो भी जाए तो इनएडिक्वेट R&D है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, क्योंकि जो हमारी साइंटिफिक रिसर्च है वो काफ़ी ज़्यादा बायस्ड अप्रोच है उनकी। और जो प्राइवेट फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ हैं जिनको फ़ायदा हो रहा है तो उन्हीं के ऊपर ही ज़्यादा किया जा सकता है। और जो जनरल हेल्थ केयर के लिए ज़रूरी है तो वहाँ पे प्रॉपर गवर्नमेंटल सपोर्ट नहीं होने की वजह से R&D भी नहीं हो पाती है। और ये सब हो भी जाए तो आखिर में फिर मेन चीज़ आ जाती है कि उसका सही से इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाता है, या फिर इनएडिक्वेट पॉलिटिकल विल होता है तो करना ही नहीं चाहते हैं फिर। ठीक है, क्योंकि वही है कि उसमें ज़्यादा कोई फ़ायदा भी नहीं है। तो नेक्स्ट इज़ ये था इसका कि कैसे मतलब रिबूट करना चाहिए। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि लोग फिर अगर वे आउट पूछा जाए तो आप बता सकते हो कि भाई ज़्यादा एक्सेसिबल हो, R&D ज़्यादा होनी चाहिए, पॉलिटिकल विल एग्जाम्पल्स ज़्यादा मतलब पॉलिटिकल लीडर्स इस तरीके के शो करें। ठीक है, और टेस्टिंग वगैरह ज़्यादा होनी चाहिए। नेक्स्ट इज़ दैट इंडिया कैन लीड इन रीशेपिंग ग्लोबल ऑर्डर। ये भी बहुत अच्छा है कि इंडिया की क्या इस टाइम पे होनी चाहिए, स्टैंड क्या होना चाहिए। तो इस टाइम पे जो UNSC G20 G7 और EU है वो ज़्यादा एक्टिव नहीं है, तो इंडिया अभी अपना एक अलग स्टैंड ऑलरेडी बना चुका है। जैसे कि एग्जांपल है सार्क फंड, जो मतलब इंडिया ने इनिशिएट किया कोविड-19 को टैकल करने के लिए। इसके अलावा और इंडिया कैसे रीशेप कर सकता है, तो मल्टीलैटरल कोऑपरेशन बिल्ड कर सकता है, क्योंकि इंडिया अच्छे रिलेशन शेयर करता है मल्टीपल पावर्स के साथ, तो अपने आइडियाज़ और रिसोर्सेज को शेयर कर सकते हैं ताकि अच्छी मॉनिटरिंग हो पाए, वेरिफिकेशन, अर्ली वार्निंग और कोऑपरेशन हो सके कंट्रीज़ के बीच में, और वैक्सीन भी जल्दी डेवलप हो पाए। और इसके अलावा साइट्स को स्ट्रेंथन कर सकते हैं। साइट्स क्या है, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज़ ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। तो इस टाइम पे वेट मार्केट क्या होते हैं, जहाँ पे एनिमल मार्केट जो जैसे पोल्ट्री और फिशेस वगैरह आपको बिकती हैं उनको वेट मार्केट्स कहते हैं। तो उनकी ज़्यादा स्क्रूटनी करना, खासकर चाइना और साउथ एशिया में। उसके बाद में फिर एनिमल फार्म्स को इरेडिकेट करना जो कि एग्जॉटिक स्पीशीज़ को ब्रीड और ट्रेड करते हैं, क्योंकि ऐसी जगहों पे ज़्यादा पोटेंशियल होता है जूनोटिक ट्रांसमिशन का। जूनोटिक क्या होता है, जब जानवर से इंसानों में जाती है कोई बीमारी। और क्या कर सकता है इंडिया, प्रमोशन ऑफ योगा वर्ल्ड वाइड। तो इसके लिए तो हम जाने ही बहुत जाते हैं, तो बाबा रामदेव को और ज़्यादा प्रमोट करो। ठीक है, या वैसे और भी कई सारे आ चुके हैं हम बाबा गुरु, तो सबको प्रमोट करो। एंड बट ऑन अ पॉजिटिव नोट, ये इससे इम्यूनिटी लेवल जो है काफ़ी ज़्यादा बूस्ट होता है और हेल्दी माइंड और बॉडी भी कल्टीवेट होता है, तो उसको वर्ल्ड वाइड प्रमोट करना चाहिए। देन इंडिया हैज़ द पोटेंशियल टू इमर्ज एज फार्मेसी टू द वर्ल्ड। तो अभी हम ऑलरेडी इस चीज़ का एग्जाम्पल दे चुके हैं कि हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन जो था उसमें इंडिया ने रेडीनेस दिखाई। ये एंटी मलेरियल ड्रग था, इसको मतलब कोविड के लिए जो अभी ट्रंप ने काफ़ी कमेंटिंग वगैरह भी जो बीच में करी थी इंडिया के लिए, तो इसके लिए इंडिया ने मतलब उसमें अपनी रेडीनेस दिखाई है, विच शोज़ द एग्जाम्पल ऑफ वासुदेव कुटुम्बकम। एंड इसके अलावा जेनेरिक मेडिसिन में भी हम अपना जो स्ट्रेंथ है उसको लेवरेज कर सकते हैं, और ये अपॉर्चुनिटी है आयुर्वेद को भी प्रमोट करने की। एंड इंडिया कैन स्ट्रेंथन बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन ऑफ 1975। तो ये एक डिसआर्मामेंट ट्रीटी थी जिसमें कोई रोक नहीं है ऑन द यूज़ ऑफ बायोलॉजिकल एजेंट्स इंक्लूडिंग करोना वायरस। तो अगर प्रिवेंटिव पर्पस के लिए कोई कंट्री यूज़ करती है तो उसके ऊपर रोक नहीं है। ठीक है, और इम्यूनाइजेशन और डायग्नोसिस के लिए भी इसको यूज़ किया जा सकता है। और अगर कोई कंप्लेंट होती है कोई अबाउट सस्पेक्टेड यूज़ ऑफ बायोलॉजिकल एजेंट, तो UNSC चाहे तो इन्वेस्टिगेट कर भी सकता है, लेकिन जो परमानेंट मेंबर्स हैं इंक्लूडिंग चाइना, उनके पास में वीटो पावर है विच रेंडर्स इट पावरलेस। तो अगर ये भी कह दिया जाए कि चाइना ने शुरू किया है कोरोना और वहाँ पे उन्होंने उसे बायोलॉजिकल वेपन की तरह यूज़ किया है, और UNSC वहाँ पे करना भी चाहे तो नहीं कर सकते, क्योंकि चाइना खुद के ऊपर वीटो लगा देगा, सिंपल। तो
इंडिया क्या कर सकता है, BWC कॉन्फ्रेंस होने वाली है 2021 में, तो इंडिया को ऐसे कंसल्टेशंस में इंगेज करना चाहिए दूसरे मिडिल पावर्स के साथ में, ताकि एक ऐसी रेजीम ईजाद हो सके जिससे इन सब चीज़ों के ऊपर बेटर ओवरसाइट मिल सके। ओके, एंड इंडिया मस्ट पुश फॉर मल्टी स्टेक होल्डर मॉडल ऑफ इंटरनेट गवर्नेंस। तो अभी पोस्ट कोरोना जो है ये हमारा रिलायंस और ज़्यादा बढ़ जाएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस टेक्नोलॉजीज, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और बिग डेटा पे। तो इसलिए जो इंटरनेट गवर्नेंस है उसको और ज़्यादा ठीक करने की ज़रूरत है। ओके, नाउ बे ऑफ बंगाल बाउंड्री लेयर एक्सपेरिमेंट या फिर बॉबल, तो ये एक जॉइंट इंडिया यूके प्रोजेक्ट है। इंडिया से हमारे IISc ने कोलैबोरेट किया है टू एग्जामाइन द इम्पैक्ट ऑफ ओशियन प्रोसेसेस इन द बे ऑफ बंगाल ऑन द मॉनसून सिस्टम। ठीक है, तो मॉनसून सिस्टम पे क्या प्रभाव पड़ता है जो भी प्रोसेसेस बे ऑफ बंगाल में होते हैं उससे। और ये जो प्रोजेक्ट है इसको फंड किया है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज एंड नेशनल एनवायरनमेंट रिसर्च काउंसिल ऑफ यूके ने। तो बे ऑफ बंगाल जो है वो फंडामेंटल रोल प्ले करता है इन कंट्रोलिंग द वेदर सिस्टम्स, जो कि फिर साउथ एशियन समर मानसून सिस्टम को बनाते हैं। मानसून्स क्या होते हैं, ये सीजनल विंड्स होती हैं जो कि अपनी डायरेक्शन को रिवर्स कर देती हैं विद चेंज ऑफ सीजन। तो ये एक डबल सिस्टम है सीजनल विंड्स का। तो दिस इज़ लैंड एंड दिस इज़ सी। तो समर में क्या होता है कि ये जो मतलब ये हमारे इंडिया की सपोज बाउंड्री है, तो यहाँ से इस तरीके से हवा जाती है, ये जो विंड्स है ये ब्लो करती हैं, मानसून्स आते हैं। और फिर विंटर में क्या होता है, दे ब्लो फ्रॉम लैंड टू सी। ओके, नाउ रिकवरी प्लान आफ्टर कोविड-19। तो इस पेंडेमिक ने जो है वो सारी कंट्रीज़ के हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर सवाल उठाया है और कितना वो अपने रिसोर्सेज को मोबिलाइज कर पा रहे हैं और सोशल कैपिटल उनके पास में कितना है सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल चैलेंजेस से डील करने के लिए। तो अब इस आर्टिकल में क्या किया है कि जो पास्ट के क्राइसिस हैं उनके रिकवरी मॉडल को समझा है ताकि प्रेजेंट के रिकवरी को हम डील कर सकें और बिना रिसेशन में जाए हुए। ठीक है, और इसके कुछ एग्जांपल्स हैं कि डेवलप्ड कंट्रीज़ का जैसे रिस्पांस क्या आ रहा था दोनों वर्ल्ड वॉर और ग्रेट डिप्रेशन के टाइम पे। तो डेवलप्ड कंट्रीज़ ने अपने टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस एनर्जी और मैन्युफैक्चरिंग में तेज़ी से बढ़ा दिए थे और उन्होंने अपने लेबर पूल को भी इम्प्रूव किया था। जापान जो है इट इमर्ज्ड एज अ डेवलप्ड नेशन इवन आफ्टर बीइंग अफेक्टेड बाय वॉर। तो जापान में तो बहुत ही ज़्यादा हिरोशिमा नागासाकी और इसके अलावा नेचुरल डिज़ास्टर्स की वजह से भी कई बार उनके ऊपर देखा है हमने कि किस तरीके से पूरा देश एकदम हो जाता है भी इतना छोटा सा देश, उसके बाद में भी बहुत ही अच्छी कैपेबिलिटी है जापान की टू रीइमर्ज इटसेल्फ और हाउ इट डज इकोनॉमिकली बाय ऑगमेंटिंग ट्रेड एंड एक्सपोर्ट्स, अपने एक्सपोर्ट्स और ट्रेड को बढ़ा के। ओके, और उसके पास में एफर्ट्स लगाते हैं टू स्ट्रेंथन ह्यूमन कैपिटल बाय प्रमोटिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड स्किलिंग एक्टिविटीज़। और चाइना ने भी जो है 2008-9 में जो उस टाइम पे फिर फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था, तो चाइना का जो इकोनॉमिक स्टिमुलस प्लान था उसमें $586 बिलियन पंप किए थे इकोनॉमिक स्लोडाउन को मैनेज करने के लिए। इन्वेस्टमेंट्स बढ़ा दिए थे सिलेक्टेड इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में और अपना प्रेजेंस बढ़ाया था ग्लोबल वैल्यू चेन्स में। और इसके अलावा इन्होंने कई प्लान्स लेकर आए थे जैसे 10 cities, 1000 vehicles and 1000 talents program। And China also became a global leader in e-vehicles। Okay, तो अभी के लिए मतलब यूरोप का जैसे अब कहना है कि है ना रिकवरी मॉडल जो होना चाहिए वो दोनों होना चाहिए, उसमें डेवलपमेंट रिकवरी भी होनी चाहिए और सस्टेनेबल भी होना चाहिए। सो इट शुड बी अ सस्टेनेबल रिकवरी। तो इसके लिए एक मॉडल की बात की जा रही है ग्रीन रिकवरी मॉडल, जिसकी 3 pronged अप्रोच होनी चाहिए। पहला, एम्बिशियस इन्वेस्टमेंट इन ग्रीन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। ठीक है, तो जैसे सोलर पावर प्लांट हो गए, इन सब में इन्वेस्टमेंट करना, बैटरी टेक्नोलॉजी और इवन डिमांड फॉर सस्टेनेबल टेक्सटाइल टेक्नोलॉजीज़ जैसे ई-वीटॉल्स हो गए, ये भी एक इमर्जिंग सेक्टर है। ठीक है, इंट्रा सिटी इलेक्ट्रिक एरियल मोबिलिटी। तो ग्रीन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को बढ़ावा देना। सेकंड है सॉल्विंग ऑन ग्राउंड लीगेसी इश्यूज़। तो एंटरप्रेन्योरशिप को इंसेंटिवाइज करना फॉर वेल्थ क्रिएशन बाय रिफॉर्मिंग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन थ्रू कॉम्पिटिटिव एंड कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। ये चीज़ जो है ये इकोनॉमिक सर्वे में भी थी
और कोऑपरेटिव और कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म, तो मतलब गवर्नमेंट को इस टाइम पे ये रोल प्ले करना चाहिए कि फेडरलिज्म जो है वो स्टेट्स के बीच में एक कंपटीशन भी होना चाहिए, ऐसा स्टैगनेट नहीं होना चाहिए, और जो यूनियन है उसको भी सेंटर को स्टेट्स को सपोर्ट करना चाहिए, कोऑपरेट करना चाहिए। ओके। देन इंस्टीट्यूटिंग एंड ओमनी चैनल स्किलिंग आर्किटेक्चर, ठीक है, तो स्किलिंग ज़्यादा से ज़्यादा करना, तो उसमें जैसे ऑनलाइन ऑफलाइन ट्रेनिंग कोर्सेज हो गए या इस तरीके के वेबिनार्स वगैरह हो गए, इन सबको ज़्यादा बढ़ाना। तो स्ट्रेटेजिक स्किल कमेटी भी बनाई जा सकती है ताकि ऐसी स्किल्स को आइडेंटिफाई किया जा सके, और उसको एक ग्रीन डेवलपमेंट प्लान, एक ऐसा प्लान होना चाहिए ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, उसके अंडर लेकर आएँ। ओके। तो जो ग्रीन ग्रोथ का कंसेप्ट है ये एक नया डायमेंशन लेकर आएगा टू इकोनॉमिक डायनामिज्म, और इससे जो कई सारी एस्पिरेशंस है सिटीजन्स की वो भी सर्व कर पाएंगे। तो ग्रीन रिकवरी मॉडल इज़ वन सच कंसेप्ट। सो दैट इज़ ऑल फ्रॉम द एडिटोरियल पार्ट ऑफ टुडे, एंड दैट्स इट फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, हैव अ नाइस डे।